हेलो दोस्तों, डॉक्टर एमके इंस्टीट्यूट में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं पीके सौरभ आज आप लोगों को आधुनिक भारत के इतिहास में पुर्तगाली के आगमन से शुरुआत करूंगा। इसके पहले मैंने आपको यूरोपीय कंपनी का आगमन के बारे में मैं बता चुका हूं। आधुनिक भारत इतिहास, अब इसके अंतर्गत आज मैं आप लोगों को पुर्तगाली कंपनी का आगमन पढ़ाऊंगा। पुर्तगाली कंपनी का आगमन आगमन दोस्तों, मैंने पिछले क्लास में आप लोग को पढ़ाया था कि यूरोपियन लोग भारत कैसे आए थे और क्यों आए थे और उनका उद्देश्य क्या था। उसी शीर्षक के अंतर्गत यूरोप का एक देश है पुर्तगाल। यूरोप का एक देश है पुर्तगाल, जिसकी वर्तमान में राजधानी लिस्बन है। लिस्बन है वर्तमान में जिसकी राजधानी लिस्बन है। अब हमें समझना है कि पुर्तगाली लोग भारत तो आए, तो आने का इनका मार्ग क्या था। इनके मार्ग को हमें सिलसिलेवार ढंग से समझना है और कौन सा मार्ग को इन्होंने अपनाया। तो थोड़ा सा हम विश्व के मैप को थोड़ा सा समझेंगे। दोस्तों, शॉर्टकट में हमें समझना है, ये जो आप क्षेत्र जो देख रहे हैं ये अफ्रीका का क्षेत्र है। ये अफ्रीका है, ये एशिया है, ये एशिया है। ये एशिया के अंतर्गत ये भारत देश है। इसके बाद आप देखिए ये यूरोप है, यूरोप। और यूरोप के अंतर्गत ये जो पॉइंट आप जो देख रहे हैं ये पुर्तगाल है, ये पुर्तगाल है। और यहाँ पे इसको आप जो देख रहे हैं जो कटिंग वाला पॉइंट है ये स्पेन है। ये मैं आपको एग्जैक्ट मैप आपको नहीं बना रहा हूं, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इस डायग्राम का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, ताकि जो खास तौर पे बीएसएससी के बच्चे होंगे, दरोगा के बच्चे के जो दरोगा की तैयारी कर रहे होंगे या बीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। ये आप जो देख रहे हैं ये अरब प्रायद्वीप है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फारस की खाड़ी है, फारस की खाड़ी है। और ये पूरा जो क्षेत्र जो देख रहे हैं ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर। बच्चों, आपको इससे ज्योग्राफी का भी ज्ञान हो जाएगा और आपको यह समझने में आसानी हो जाएगी कि हमें हिस्ट्री के साथ साथ यह समझने में आसानी होगी कि जो यूरोपियन लोग जो थे, पुर्तगाली लोग जो थे, भारत आने के लिए किस प्रकार के मार्गों को अपनाए थे। तो आपको पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, उस्मानिया वंश का मैंने चर्चा किया था। उस्मानिया वंश का मैंने पिछले क्लास में चर्चा किया था। आपको यह पता होगा कि उस्मानिया वंश ने
पूर्वी रोम, पश्चिमी रोम, पश्चिमी रोम एवं पूर्वी रोम, पूर्वी रोम, पश्चिमी रोम एवं पूर्वी रोम आपस में बढ़ चुके थे। उस्मानिया वंश के शासक ने पूर्वी रोम पर, उस्मानिया वंश के शासक ने पूर्वी रोम पर अधिकार कर लिया था, पूर्वी रोम पर अधिकार कर लिया था, अधिकार कर लिया था। ओके, यह बात तो सत्य है, अधिकार कर लिया था। तो सवाल उठता है कि जब पूर्वी रोम पे उस्मानिया वंश के शासकों ने अधिकार कर लिया था तो उस समय यूरोप की कंडीशन क्या थी? तो पूर्वी रोम पे अधिकार करने के बाद, जब पूर्वी रोम पे अधिकार कर लिए थे उस्मानिया वालों ने, तो उसके बाद की घटना है खास तौर पे पुर्तगाल, पुर्तगाल पुनर्जागरण काल से, पुनर्जागरण, 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 पुनर्जागरण काल का, पुर्तगाल जो है पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक सर्वाधिक लाभ उठा, पुनर्जागरण काल का सर्वाधिक लाभ उठा। जिसका परिणाम क्या, जिसका परिणाम, जिसका परिणाम नए नए भौगोलिक क्षेत्रों का खोज, नए नए भौगोलिक क्षेत्रों का खोज, उसके बाद दिशा सूचक यंत्रों का खोज, हथियारों का खोज, जलपोतों का निर्माण, नौसैनिक का निर्माण, इन क्षेत्रों में इन लोगों ने पारंगत हासिल कर लिया। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने दिशा सूचक, दिशा सूचक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र की खोज, दिशा सूचक यंत्र की खोज। दूसरा, नए नए भौगोलिक, नए नए भौगोलिक क्षेत्रों की, नए नए भौगोलिक क्षेत्रों की खोज की। अब क्या हुआ? इन लोगों ने नए नए भौगोलिक क्षेत्रों की खोज की। इसके बाद की घटना है जलपोतों का, जलपोतों का, जलपोतों का इन लोगों ने क्या किया? निर्माण करवाया, जलपोतों का निर्माण करवाया। अब आय की घटना हम देखेंगे, आय की घटना हम देखेंगे। आय की घटना हम देखेंगे। आगे की जब घटना हम देखते हैं, पुर्तगाल के, पुर्तगाल के, पुर्तगाल के राजकुमार, पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी, पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी, हेनरी नए नए खोजों के, नए नए खोजों के प्रोत्साहन में, नए नए खोजों के प्रोत्साहन में सर्वाधिक, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ध्यान देने वाली बात है। अब इनके प्रयास से, हेनरी महोदय के प्रयास से, हेनरी महोदय के प्रयास से पुर्तगाल में नए नए यंत्रों का खोज किया गया है और इसके साथ ही, इसके साथ ही भौगोलिक क्षेत्रों का खोज किया गया है। उधर यूरोप के ही, उधर यूरोप के ही एक देश थे, उधर यूरोप के
ही एक देश, यूरोप के ही एक देश स्पेन, स्पेन, उधर यूरोप के ही उधर यूरोप के ही एक देश स्पेन, इन्होंने भी, स्पेन भी भौगोलिक भौगोलिक क्षेत्रों की खोज के लिए, भौगोलिक क्षेत्रों के खोज के लिए, भौगोलिक क्षेत्रों के खोज के लिए कई नाविक भेजे, भौगोलिक क्षेत्रों के खोज के लिए कई नाविक भेजे, जिनमें प्रमुख थे कोलंबस, जिनमें प्रमुख थे कोलंबस। दोस्तों, कोलंबस दिशा भटक जाने के कारण, कोलंबस दिशा भटक जाने के कारण कोलंबस क्या हुआ, दिशा भटक जाने के कारण इन्होंने उत्तरी अमेरिका की खोज की, उत्तरी अमेरिका की खोज की। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका की खोज की। अब आज की घटना हमको देखना है। अब तो हमने राजकुमार हेनरी साहब को भी देखा, हमने स्पेन के कोलंबस साहब को भी देखा। तो अब यह हमको ध्यान देना है कि आखिर पुर्तगालों में कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति थे या पर्सनालिटी थे जिन्होंने भारत के खोज का प्रयास किया। तो देखिएगा, इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण, इसमें दोस्तों इस डायग्राम का थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है हमको। डायग्राम से क्या होगा कि आपकी दिमागों में बात जो है आसानी से छप जाएंगी। हम डायग्राम सॉलिड नहीं, एक आपको समझने के लिए तैयार करते हैं ताकि चीजें आपकी दिमागों में छप जाए। अब दोस्तों, ये पुर्तगाल है, ये क्या है, पुर्तगाल है। अब पुर्तगाल जो है, यहां से सन 1487 की घटना है, सन 1487 की घटना है। यहां से बार्थोलोमो डियाज नामक एक नाविक पुर्तगाल से चलता है। सन 1487 की घटना है। एक बार्थोलोमो डियाज नामक पुर्तगाली भारत की खोज के लिए अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे केप ऑफ गुड होप, यहां पे दोस्तों, यहां पे केप ऑफ गुड होप, यहां पे केप ऑफ गुड होप। अब अफ्रीका के जो बार्थोलोमो डियाज नाविक, बार्थोलोमो डियाज, अब बार्थोलोमो डियाज साहब 1487 में पुर्तगाल से चलते हैं भारत की खोज के लिए और केप ऑफ गुड होप तक पहुंचते हैं। केप ऑफ गुड होप तक पहुंचते हैं। अब यहां पहुंचने के बाद इन्होंने हिंद महासागर को देखा, इन्होंने हिंद महासागर,
हिंद महासागर। इन्होंने जब हिंद महासागर को, इस क्षेत्र को इन्होंने देखा तो इस हिंद महासागर में काफी धुंध था। इस हिंद महासागर में काफी धुंध था। अब इस धुंध की वजह से, अब ये धुंध की वजह से अब ये हिंद महासागर को क्रॉस नहीं कर पाया। अब हिंद महासागर को में धुंध होने की वजह से उन्होंने इसको क्रॉस नहीं कर पाए और पुनः वापस लौट के पुर्तगाल चले गए। और पुनः वापस लौट के बार्थोलोमेव डियाज वापस पुनः वापस क्या हुआ कि पुनः वापस लौट आए, वापस पुर्तगाल लौट गए। क्या हुआ कि अब पुर्तगाल वापस लौट आते हैं और इन्होंने जो अब पुर्तगाल से केप ऑफ गुड होप तक इन्होंने जो यात्रा किए थे, ठीक है, पुर्तगाल मतलब कि पुर्तगाल से केप ऑफ गुड होप की जो यात्रा किए थे उसका मानचित्र इन्होंने तैयार कर लिया था। और इस मानचित्र को तैयार कर पुर्तगाल के शासक को इन्होंने सौंप दिया था। तो अब यहां से पुर्तगाली शासक को तो कुछ फायदा अधिक तो नहीं मिला, लेकिन केप ऑफ गुड होप तक, पुर्तगाल से केप ऑफ गुड होप तक एक डायग्राम, उनके पास एक मानचित्र, एक खाका प्राप्त हो गया, ताकि आने वाले जो भविष्य में यात्री होंगे उनको सहायता मिलेगी। अब घटना, अब 10 वर्षों तक, लगभग 10 वर्षों तक समझिए दोस्तों, कोई भी शासक, पुर्तगाल का शासक हो या स्पेन का शासक हो, किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई कि हम भारत की खोज की जाए। अब घटना 1497 की है। घटना 1497 की है। इस समय का शासक पुर्तगाल में, इस समय का शासक एमेनुअल प्रथम था। एमेनुअल प्रथम, इस समय पुर्तगाल का शासक एमेनुअल प्रथम था। अब यूरोप में उन दिनों नए नए खोज का एक नया दौर चल रहा था। अब यूरोप, जिस तरह आज आप लोग देख रहे होंगे, पृथ्वीवासी जिस प्रकार से मंगल का खोज करते हैं, जिस प्रकार से चांद की खोज कर रहे हैं, अन्य ग्रह की खोज में होड़ सी मची हुई है, उसी प्रकार वो दौर था। यूरोप के लोग नए नए भौगोलिक क्षेत्र के खोज के लिए हमेशा आतुर थे, हमेशा व्यग्र रहते थे। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत एमेनुअल प्रथम ने वास्को डिगामा महोदय को, वास्को डिगामा को भारत की खोज के लिए भेजा गया। वास्को डिगामा को भारत की खोज के लिए भेजा गया। भारत की खोज के लिए भेजा गया। ओके, भारत की खोज के लिए भेजा गया। ओके, अब आगे की घटना देखिएगा दोस्तों। वास्को डिगामा महोदय यहां से चलना प्रारंभ किए। अब यहाँ पे आने के बाद वास्को डिगामा महोदय
वास्को डिगामा महोदय केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, वास्को डिगामा, अब यहां से वास्को डिगामा, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा, अब यहां से क्या हुआ, चलना प्रारंभ की, केप ऑफ गुड होप, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा यहां से चलना प्रारंभ की, 3 नाविकों, 3 नाविकों के साथ, 3 नाविकों के साथ उन्होंने, 3 नाविकों के साथ उन्होंने भारत की खोज, भारत की खोज के लिए निकले थे, भारत की खोज के लिए वो निकले थे। अब आगे घटना देखिएगा, जब केप ऑफ गुड होप तक यहां पहुंचते हैं तो यहां पे केप ऑफ गुड, केप ऑफ, केप ऑफ गुड होप तक जब यहां पहुंचते हैं तो यहां पर इनकी मुलाकात, केप ऑफ गुड होप में यहां पे इनकी मुलाकात, केप ऑफ गुड होप पहुंचते हैं तो केप, केप ऑफ गुड होप में इनकी मुलाकात, इनकी मुलाकात अब्दुल मनिक, अब्दुल मनिक गुजराती व्यापारी से, गुजराती व्यापारी से। अब देखिएगा, अब अब्दुल मनिक गुजराती व्यापारी से, अब इनको, ये जो अब्दुल मनिक है गुजराती जो है, अब इनको कहे कि आपको हम भारत तक पहुंचा देंगे, अब इनको कहा कि एक पथ प्रदर्शक के रूप में आपको हम भारत पहुंचा देंगे। तो अब्दुल अब्दुल मनिक के सहयोग से वास्को डिगामा मालाबार तट पर स्थित, ये मालाबार तट पर, मालाबार तट पर स्थित कालीकट, कालीकट, कालीकट पहुंचे। कालीकट का वर्तमान में, वर्तमान में, वर्तमान में कोझिकड, कोझिकोड, कोझिकोड के नाम से जाना जाता है, कोझिकोड के नाम से, नाम से जाना, नाम से जाना जाता है। ओके, वर्तमान में कालीकट को कोझिकोड नाम। अब मालाबार तट पहुंचने के बाद यहाँ के जो शासक थे जमोरीन साहब, यहाँ के शासक जमोरीन, अब जमोरीन ने 1498 में, 1498 में, 1498 में वास्को डिगामा, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा
का भव्य स्वागत किए, का भव्य स्वागत किए। दोस्तों सवाल उठता है, आखिर जमोरिन ने वास्को डी गामा का क्यों स्वागत किया था? सवाल तो ये भी उठता है ना। तो इस सवाल का जवाब हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। आखिर इन्होंने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत क्यों किया था? भव्य भव्य स्वागत क्यों? आपको पता होगा दोस्तों, भारतीय व्यापार को मध्यकाल में भारतीय व्यापार पर अरबी व्यापारी का अधिकार था। बात को हम लोग समझते हैं कि मध्यकाल में भारतीय व्यापार पर अरबी व्यापारी का अधिकार और यूरोपीय व्यापारी को भारत आने से यूरोपीय व्यापारी को भारत आने से व्यापार में प्रतियोगिता की संभावना बढ़ जाएगी। अब संभावना बढ़ जाएगी। अब क्या होगा कि यहाँ पे भारत आने से व्यापार में प्रतियोगिता की संभावना बढ़ जाएगी। अब संभावना जब बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कंपटीशन भी बढ़ेगा। और जो भारतीय किसान हैं, जो भारत के लोग, जो किसान हैं, जो मसाला उत्पादन करते थे, जड़ी बूटी उत्पादन करते थे, अब उनका अधिक से अधिक रेट मिलता, अधिक से अधिक उसको प्राइस मिलेगा, अधिक से अधिक दाम मिलेगा। इस वजह से जमोरिन ने अब स्वागत किया। ओके, अब आपको पता है कि वास्को डी गामा साहब जो थे, जब वापस लौटे पुर्तगाल, तो तीनों जहाजों पर उन्होंने क्या किया कि तीनों जहाजों पर मसाला एवं जड़ी बूटियां तथा अन्य व्यापारिक वस्तुएं लोड कर लिए। लोड या लाद लिए। एकदम साधारण सी भाषा में हमको पढ़ना है ताकि लंबे समय तक हमें याद रहे। हमें कंपटीशन क्रैक करना है, विद्वान नहीं बनना है। जिस वजह से साधारण भाषा में हमको समझे हुए रहेंगे, याद रहेगा। स्टोरी टाइप से हमको हिस्ट्री को पढ़ना है, स्टोरी टाइप से हमको पढ़ना है। ओके, स्टोरी टाइप से हमको पढ़ना है। अन्य व्यापारिक वस्तुएं लोड की ला दी।
अब क्या हुआ कि जब ये यूरोप के बाजार में पहुंचते हैं, जब ये यूरोप के बाजार में पहुंचते हैं, यूरोप के बाजार में, यूरोप के बाजार में माल को लेकर, माल को लेकर पहुंचते, माल को लेकर पहुंचते, तो समझिए दोस्तों 60 गुना मुनाफे पर ये सारे सभी भारतीय व्यापारिक वस्तुओं को बेचते हैं। 60 गुना, 60 गुना के भारतीय वस्तु को, भारतीय वस्तु को बेचते हैं। ओके, अब देखिएगा जब 60 गुना मुनाफे पर भारतीय वस्तुओं को बेचते हैं तो समझिए कि यूरोप के बाजार में आग लगे। अब सभी जितने भी यूरोप के देश थे जो व्यापार करना चाहते थे, अब उनका ध्यान भारत की ओर, उनका ध्यान भारत की ओर केंद्रित हो गया। अब व्यापारिक मार्ग भी खोजे जा चुके थे। अब सभी यूरोप के, अब अधिकांश यूरोप की कंपनियां व्यापार की ओर, भारत की ओर देखने लगी। अब इसी घटना के सिलसिले में आप देखेंगे सन 1498 की घटना है, सन 1498 की घटना है, सन 1498 की घटना है कि पुर्तगाल की सरकार ने, पुर्तगाल की सरकार ने एस्तादो द इंडिया कंपनी की स्थापना की। सन 1498 की घटना है, पुर्तगाल की सरकार ने एस्तादो द इंडिया, एस्तादो द इंडिया कंपनी की स्थापना की। ओके, एस्तादो द इंडिया कंपनी की स्थापना की। दोस्तों अब क्या हुआ कि पूरब के देशों के साथ, पूरब के देशों के साथ, पूरब के देशों के साथ व्यापार करने के लिए, व्यापार करने के लिए कहा जाता है कि पूरब के देशों के साथ व्यापार करने के लिए अब कंपनियां बन चुकी है। व्यापार करने के लिए कंपनियां तैयार हो चुकी है। दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से कि पुर्तगालियों ने कंपनी की स्थापना की, क्योंकि उनका मुख्य लक्ष्य था भारत के साथ व्यापार करना। उनका मुख्य लक्ष्य था भारत के साथ व्यापार करना, धर्म को प्रचार करना, धर्म को प्रचार करना, धर्म को विस्तार करना और हिंद महासागर पे आधिपत्य करना, अधिकार करना इनका मुख्य लक्ष्य था। अब आज की घटना हम देखते हैं, सिलसिलेवार ढंग से देखते हैं कि अब ध्यान देना है कि 1500 ईस्वी की घटना, 1500 ईस्वी की घटना को हमको देखना है दोस्तों। 1500 ईस्वी की घटना में क्या घटना, क्या घटित हुई थी। आपको एस्तादो द इंडिया कंपनी एक अधिकारी जिनका नाम था पेड्रा अल्वरेज, इनका नाम था पेड्रा अल्वरेज, इनका नाम था पेड्रा अल्वरेज। अब इन्होंने 11 नाविकों के साथ, इन्होंने 11 नाविकों, इन्होंने 11 नाविकों के साथ, इन्होंने 11 नाविकों के साथ भारत की ओर, भारत पहुंचे, भारत पहुंचे। 11 नाविकों के साथ ये क्या हुए कि भारत पहुंचे। ओके,
अब आपने क्या देखा, 11 नाविकों के साथ ये भारत पहुंचते हैं। इसके बाद की घटना देखिएगा, जब ये भारत 11 को नाविकों के साथ पहुंचे तो इनके नाविकों पे, जो 11 नाविक जो आप दोस्तों तो देख रहे हैं, इन्होंने पूर्ण रूपेण तैयार होके आए थे। इनके साथ एक शक्तिशाली नौसेना थी, एक शक्तिशाली नौसेना थी, शक्तिशाली एक नौसेना थी। नौसेना के साथ साथ हथियारबंद सैनिक भी थे, हथियारबंद सैनिक थे, और साथ साथ तोपे भी इनके साथ थी, ताकि किसी भी प्रकार की घटना से निपटा जा सके, किसी भी प्रकार की घटना से निपटा जा सके। लेकिन घटना की बात यह रही, लेकिन इन्होंने इतने शक्तिशाली नौसेना, हथियारबंद सैनिक और तोपे लाने का मुख्य लक्ष्य क्या था कि जो हिंद महासागर क्षेत्र में जो अरबी व्यापारी थे उनको डराना है, धमकाना है, इनका मुख्य लक्ष्य था। इसके बावजूद, इसके अलावा इन्होंने जब भारत पहुंचे तो भारतीय क्षेत्रीय शासकों, जिनमें कन्नौर महत्वपूर्ण है। भारतीय क्षेत्रीय शासकों कन्नौर के राजा से मुलाकात की। क्या किए? कन्नौर के राजा से मुलाकात किए। इसके अलावा उन्होंने कई शासकों से मुलाकात की। अब इनको मुलाकात से क्या मिला? इन्होंने क्षेत्रीय राजाओं से मिलने का इनका उद्देश्य क्या था? अब यह जानना चाह रहे थे कि यहाँ के राजाओं का सोच कैसा है, इनकी समझ कैसी है। जब इन्होंने यहाँ के राजाओं से मुलाकात की, इन्होंने अनुभव किया कि एक राजा दूसरे राजा को नीचा दिखाना चाहते हैं। एक राजा दूसरे राजा को नीचा दिखाना चाहते हैं, दोस्तों। इसे अनुमान इनको मिल गया, पेड्राल ब्रिज साहब को, कि हम चाहें तो आसानी से भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकते हैं। ओके, अब आय की घटना देखिएगा। 1502 की घटना है, 1502 की घटना है, 1502 की घटना है। वास्को डिगामा साहब, 1502 की घटना है। वास्को डिगामा साहब दूसरी बार भारत आए। 1502 में वास्को डिगामा दूसरी बार भारत आए, और 1503 में दोस्तों, 1503 में कोचीन में एक व्यापारिक कोठी कहिए या फैक्ट्री कहिए, कोठी या फैक्ट्री की स्थापना की। ओके, अब इन्होंने 1503 की घटना आपने देखा, व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री की स्थापना की। दोस्तों,
जो कोचीन जो देख रहे हैं, जो कोचीन में जो फैक्ट्री या कोठी की जो स्थापना की है, जो फैक्ट्री कोठी का मतलब अर्थ क्या होता है? गोदाम, नो कि आज का आधुनिक काल का फैक्ट्री। ओके, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इन्होंने कोचीन में एक व्यापारिक फैक्ट्री या कोठी की स्थापना की। अब आगे की बात सोचिएगा, जब कोठी या फैक्ट्री की जब यहाँ पे स्थापना हो गई, तो यही जो कोचीन है, कोचीन कोचीन को ही कोचीन को ही पुर्तगालियों ने पुर्तगालियों ने पुर्तगालियों ने प्रशासनिक पुर्तगालियों ने प्रशासनिक केंद्र की स्थापना की। पुर्तगालियों ने प्रशासनिक केंद्र की स्थापना की। ओके, तो दोस्तों 1502 में वासुदेव आए, 3 में इन्होंने व्यापारिक कोचीन में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। जो देख रहे हैं 1503 में जो कोचीन जो है, यहीं से जो पुर्तगाली लोग थे प्रशासनिक केंद्र बनाया, और यहीं से पूरी प्रशासनिक, व्यापारिक प्रशासनिक हो या राजनीतिक केंद्र हो, यहीं से इन्होंने सारा चीज का संचालन किया। ओके, आगे की घटना देखते हैं कि आय की घटना हम देखते हैं दोस्तों। आय की घटना में देखता हूं कि 1505 और 1509 की घटना है। एक गवर्नर जो कहते हैं, एस्टाडो दे इंडिया कंपनी का गवर्नर, एस्टाडो दे इंडिया के गवर्नर, यहां के जो गवर्नर हुए फ्रांसिस्को द अल्मेडा, एस्टाडो द इंडिया कंपनी का गवर्नर फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को द अल्मेडा, फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1505 से 1509। ये फ्रांसिस्को द अल्मेडा को जो आप जो देख रहे हैं, ये 1500, इनका कार्यकाल 1505 से 1509 ईस्वी तक रहा। कहा जाता है कि एस्टाडो द इंडिया का प्रथम गवर्नर या वायसराय, प्रथम गवर्नर या वायसराय थे फ्रांसिस्को द अल्मेडा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा प्रथम गवर्नर या वायसराय थे। अब देखिएगा, जब ये भारत पहुंचे तो इन्होंने भारत में कई काम, इन्होंने कई कार्य किए। इनके कार्य करने का तरीका कुछ अलग था। सर्वप्रथम इन्होंने वाटर ब्लू पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी कहिए या वाटर ब्लू पॉलिसी कहिए, तो इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, प्रस्तुत किया। तो अब दोस्तों समझना है कि ब्लू वाटर पॉलिसी है क्या, ये ब्लू वाटर पॉलिसी है क्या, हमको इसके बारे में जानना है। तो ध्यान देना है कि ब्लू वाटर पॉलिसी जो है, जो ब्लू वाटर पॉलिसी को जो देख रहे हैं, इनका काम था, इनका इस पॉलिसी, इस नियम, इस कानून का कार्य था हिंद महासागर हिंद महासागर हिंद महासागर पर हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करना। हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करना। ओके, तो हिंद महासागर को हमको देखना है दोस्तों। थोड़ा सा भारत के मैप को भी देख लिया जाए।
तो भारत के मैप को देख लिया। भारत को देखा जाए तो भारत का जो क्षेत्र जो हुआ, ये पूरा जो एरिया जो देख रहे हैं, सारा सारा हिंद महासागर। भारत तो हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो इनका था कि ब्लू वाटर पॉलिसी, हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करना, साथ 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 अरब सागर प्लस हिंद महासागर, यहां से साथ साथ अरब सागर हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करना। अब यहां से हमको देखना है हिंद महासागर इस पॉलिसी के तहत हिंद महासागर से अरबी व्यापारियों को बाहर करना। अब देखिए, अब जो भी व्यापारी व्यापार करने के लिए आते, जो भी व्यापारी व्यापार करने के लिए हिंद महासागर से गुजरते, उन्हें पुर्तगालियों से अनुमति लेना पड़ता। व्यापार करने के लिए पुर्तगाली से क्या होता था, अनुमति लेना पड़ता था। वास्तव में इस प्रकार एक परमिट जारी करते थे, प्रकार एक परमिट जारी करते थे, जिसे कार्टेज प्रणाली भी कहा जाता है। कार्टेज प्रणाली भी कहा जाता है। या कार्टेज या कार्टेज व्यवस्था भी कहा जाता है। दोस्तों, हमको यह जानना पड़ेगा, हम यह जानने का कोशिश करेंगे कि कार्टेज जो था यह एक प्रकार का परमिट था। जो भी व्यापारी हिंद महासागर या अरब सागर से होकर गुजरते थे, उन्हें पुर्तगालियों से कार्टेज या परमिट लेना पड़ता था। यदि परमिट नहीं लेते थे तो उनकी नाव की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती। जो परमिट ले लेते थे उनकी नाव की, उनकी व्यापारिक वस्तुओं की सुरक्षा की गारंटी होती थी। इससे क्या स्पष्ट होता था, लुटेरे भी पुर्तगाली थे, और जो व्यापारी कार्टेज नहीं देते थे उनकी माल की सुरक्षा नहीं की जाती थी। ओके, कहा जाता है कि सम्राट अकबर भी कार्टेज लेके उनकी नावें इस महासागर से निकलती थी, महासागर से होकर निकलती थी। ओके, अब हमने क्या देखा यहां पे कि कार्टेज व्यवस्था के साथ साथ फ्रांसिस्को द अल्मेडा ने हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके बाद इनका दूसरा कार्य क्या था, अरबी व्यापारी प्लस मिस्र की व्यापारी प्लस गुजरात के व्यापारी को
क्या किए, व्यापारी को युद्ध में परास्त कर बाहर कर दिए, युद्ध में परास्त कर बाहर कर दिए। ओके, हमने क्या देखा यहां पे कि इन्होंने पहली बार तो एक पॉलिसी लाई, ब्लू वाटर पॉलिसी। सवाल पूछता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, कौन लाया, तो आपको पता होना चाहिए फ्रांसीसी दल में डाला। और इन्होंने इस पॉलिसी के द्वारा अरब सागर पर नियंत्रण स्थापित किया, और इसके बाद इन्होंने नियंत्रण स्थापित करने के बाद इन्होंने जो गुजरात के व्यापारी, मिस्र के व्यापारी को पराजित कर दिया। इस प्रकार इनका जो साम्राज्य जो था, इन्होंने अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति को इन्होंने हवा दिया और आगे बढ़ाने का इन्होंने कोशिश की। अब आय की घटना में देखूंगा अल्फांसो द अल्बुकर्क। इसके बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्फांसो द अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क, अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में वायसराय या गवर्नर जनरल बनकर बाहर आता है। देखिए दोस्तों, इनको पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क साहब को कहा जाता है। इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इनको वास्तविक संस्थापक कहा माना जाता है। वास्तविक संस्थापक इनको कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक। पूछिए क्यों? सबसे पहले इन्होंने क्या किया, 1510 की घटना है। यूसुफ आदिल शाह को युद्ध में परास्त करते हैं और गोवा पे अधिकार कर लेते हैं। 1510 में यूसुफ आदिल शाह को पराजित कर गोवा पर अधिकार कर लिए। पंद्रह सौ दस की घटना। उसके बाद इन्होंने एक विवाह नीति लाई। इन्होंने एक विवाह नीति लाई। विवाह नीति। अब इन्होंने जो पुर्तगाली लोग भारत में आए थे, जो पुर्तगाली थे, जो यूरोपियन थे, खासतौर पे पुर्तगाल, उनको प्रोत्साहन किया गया या भारतीय महिलाओं से विवाह करें। पुर्तगालियों को भारतीय महिला से विवाह करने के लिए प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया गया, ताकि उनकी जनसंख्या बढ़े, उनके लोग हों। अब उनके लोगों को ही पुर्तगाली फौज में डाला जाएगा और भारत से जहां इनके वैवाहिक संबंध स्थापित होंगे, भारतीय लोग इनके संबंधी हो जाएंगे। इस प्रकार इन्होंने अपनी जनसंख्या को भारत में बढ़ाने का प्रयास किया। अब इनके प्रयास से भारत की कई बुराइयां भी मिट गई। जैसे क्या होता था कि हम लोग के यहाँ समाज में बाल विवाह में कुछ लड़कियां जो
युवावस्था में विधवा हो जाती थी। अब इन लोगों ने विधवा से भी विवाह करना प्रयास कर दिया, तो हम लोग यहाँ विधवा की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है इनके आने से। अब आगे की घटना देखते हैं। विवाह नीति के बाद इन्होंने 1511 में मलक्का पे अधिकार कर लिया। 1511 में इन्होंने 1511 में मलक्का पर अधिकार कर लिया। मलक्का पे अधिकार कर लिया। ओके, 1511 में इन्होंने मलक्का पे अधिकार किया। उसके बाद की घटना देखिएगा। 1515 ईस्वी में 1515 में हरमुज एक जल संधि है बालक। हरमुज पर अधिकार कर लिया। 1515 में हरमुज पे अधिकार कर लिया। अब देखिएगा, इसके बाद फ्रांसो द अल्बुकर्क के बाद नीनो डी इनके बाद नीनो डी कुन्हा भारत का वायसराय बन के आते हैं। वायसराय बनकर आते हैं। अब देखिए, अब इनके शासन की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या। इन्होंने 1530 में इन्होंने क्या किया। 1530 में इन्होंने 1530 में क्या किया। 1530 की इनकी घटना देखिएगा, इन्होंने क्या किया है 1530 में। तो 1530 में इन्होंने क्या किया सोचिएगा। इन्होंने सर्वप्रथम जो कोचीन जो पुर्तगालियों का प्रशासनिक केंद्र था, उसका परिवर्तन कर कोचीन प्रशासनिक केंद्र का परिवर्तन कर गोवा कर दिए। कहां कर दिए? गोवा कर दिए। देखिएगा, इनके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। अब ध्यान दीजिएगा, अब 1530 में डीडो कुन्हा साहब ने क्या कर दिए, प्रशासनिक केंद्र को परिवर्तन कर दिया। अब देखिएगा, तीसरी बार वास्को डी गामा 1524 में भारत आते हैं। तीसरी बार वास्को डी गामा तीसरी बार 1524 में तीसरी बार वास्को डी गामा 1524 में भारत आते हैं। और 1525 में कोचीन में इनकी मृत्यु हो जाती है। कोचीन में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या होती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, अब हमने क्या देखा, वास्को डी गामा साहब की 1525 में इनकी मृत्यु हो गई। आगे घटना देखिएगा। इसके बाद एक अल्फांसो जो डिसूजा आते हैं। अब इन्हीं अल्फांसो जो डिसूजा आते हैं, इन्हीं के कार्यकाल में सेंट जेवियर महोदय भारत आते हैं। जिन्होंने ईसाई धर्म का
प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर बड़े जोर शोर से किया। अब देखते हैं दोस्तों पुर्तगालियों का योगदान। पुर्तगालियों पुर्तगालियों का योगदान। दोस्तों यहां से प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं, तो देखना है पुर्तगालियों का क्या योगदान है। तो सन 1556 की बात है। 1556 में प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटिंग 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 प्रेस प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में किया। इसके बाद देखिए, इसके साथ जो पुर्तगालीज जो थे अपने साथ तंबाकू को लाए थे। तंबाकू के बाद गन्ना को लाए थे। लाल मिर्च को लाए थे। लाल मिर्च दोस्तों आलू को भी लाए थे। गन्ना, लाल मिर्च, आलू, पपीता। इसके अलावा देखिएगा जो पुर्तगालियों ने स्थापत्य कला में भी अधिक योगदान दिया। स्थापत्य कला का अर्थ होता है भवन निर्माण। भवन निर्माण में इन्होंने गोथिक शैली इन्होंने गोथिक शैली में गोवा में स्थित चर्च का निर्माण करवाया था। गोथिक शैली में गोवा में स्थित चर्च का निर्माण करवाया था। ओके दोस्तों, इस प्रकार आपका ये पुर्तगालियों का जो आगमन टॉपिक है का समाप्त होता है। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट। ओके फिनिश जाइए बना।